वक्त मिडिल ईस्ट पूरी तरह धधक रहा है और दुनिया की नज़रें अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस खूनी जंग पर टिकी हैं। आसमान से गिरती मिसाइलें, बजते हुए सायरन और लगातार बढ़ती धमकियों के बीच हर कोई यही सोच रहा है कि अगर ये युद्ध और भड़का तो दुनिया का क्या होगा। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं? लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा कूटनीतिक धर्म संकट भारत के सामने है। एक तरफ इजराइल है जो आज के समय में भारत का सबसे पक्का रणनीतिक और रक्षा साझेदार है, जो हमें बेहतरीन हथियार देता है। तो दूसरी तरफ ईरान है जो न सिर्फ मिडिल ईस्ट का बड़ा खिलाड़ी है बल्कि भारत के लिए कूटनीतिक रूप से भी बहुत अहम है। अब आप सोचेंगे कि जब इजराइल से हमारी इतनी गहरी दोस्ती है तो हम ईरान को लेकर इतने फिक्रमंद क्यों हैं? क्या ये सिर्फ कच्चे तेल की सप्लाई या चाबहार बंदरगाह के व्यापार का मामला है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत और ईरान का रिश्ता आज की कूटनीति, कच्चे तेल या व्यापार की पैदाइश नहीं है। अगर आपको भारत का ये बैलेंसिंग एक्ट समझना है तो आज से हजारों साल पीछे जाना होगा। दरअसल हमारा और ईरान का रिश्ता किसी कागजी समझौते का नहीं बल्कि खून और सभ्यता का रिश्ता है। इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि 2000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच भारत और ईरान के लोग एक ही परिवार का हिस्सा थे। अगर आप आधुनिक इराक, दक्षिणी ईरान और उत्तर पश्चिमी भारत के नक्शे को एक साथ रखकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा इलाका कभी एक ही विशाल सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक क्षेत्र हुआ करता था। सिर्फ यही नहीं, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ईरान और मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यताओं के बीच जो गहरे व्यापारिक संबंध थे वो आज भी जमीन की खुदाई में मिलते हैं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज एक दूसरे के शहरों में आते जाते थे, व्यापार करते थे और एक दूसरे के रीति रिवाजों को मानते थे। ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। इसका एक सबसे बड़ा जिंदा सबूत आज भी मौजूद है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ब्राहुई नाम का एक कबीला रहता है। ये लोग शक्ल, सूरत और नस्ल से बिल्कुल ईरानी लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी बोली दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं जैसे तमिल या तेलुगु से काफी मिलती जुलती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी जड़ें एक ही जमीन से जुड़ी हैं और आधुनिक सीमाएं बनने से पहले हम एक ही थे। अब इतिहास और विज्ञान की बात करते हैं। इंडो आर्यन और ईरानी लोगों के साझे अतीत को वैज्ञानिक भाषा में कुर्गन परिकल्पना या कुर्गन हाइपोथेसिस और BMAC यानी बैक्ट्रिया मार्गियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक हजारों साल पहले मध्य एशिया के यूरेशियन स्टेपीज इलाके में एक बहुत बड़ा घुमंतू समूह यानी नोमैडिक ग्रुप रहता था। ये लोग घोड़ों की सवारी करने और रथ चलाने में माहिर थे। ये वो लोग थे जो एक ही भाषा बोलते थे और एक ही जैसी संस्कृति को मानते थे। लेकिन वक्त के साथ चारगाहों और नई जमीन की तलाश में इन लोगों ने वहां से दक्षिण की तरफ अपना सफर शुरू किया। यही वो ऐतिहासिक सफर था जिसने दुनिया का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। प्रवास के इस लंबे रास्ते में ये विशाल इंडो ईरानी भाषी समूह दो अलग अलग शाखाओं में बंट गए। इस समूह की पहली शाखा ने हिंदू कुश के ऊंचे पहाड़ों को पार किया और भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु और गंगा के उपजाऊ मैदानी इलाकों में आकर बस गए। इन्हें ही इतिहास में इंडो आर्यंस कहा जाता है। जबकि दूसरी शाखा पहाड़ों के पार नहीं गई, वो ईरानी पठार जो ईरानियन प्लेटो है वहां रुक गई। उन्होंने वहीं अपनी सभ्यता का विस्तार किया और वो आगे चलकर प्राचीन फारसी या ईरानी कहलाए। यानी जो आज के भारतीय हैं और जो ईरानी हैं वो असल में हजारों साल पहले एक ही कबीले में रहते थे। फ्रेड हिबर्ट जैसे जेनेटिक और पुरातात्विक विद्वानों ने भी कुलतुर-कुगेल मॉडल के जरिए इस बात की पुष्टि की है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और उनके देश का नाम ईरान कैसे पड़ा? इसकी कहानी भी इसी बंटवारे से जुड़ी है। प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा का बोलबाला था और हमारे यहाँ बहने वाली सबसे विशाल नदी का नाम सिंधु था। लेकिन प्राचीन फारसी भाषा के व्याकरण में एक बहुत ही अजीब बात थी। फारसी लोग स अक्षर का उच्चारण नहीं कर पाते थे। वो अपनी जुबान में स को ह बोलते थे। इसी प्रोनाउंसिएशन की वजह से उन्होंने हमारी सिंधु नदी को हिंदू कहना शुरू किया और इसी हिंदू शब्द से सिंधु नदी के इस पार रहने वाले सभी लोगों का इलाका हिंदुस्तान कहलाने लगा। यानी
हिंदू शब्द असल में कोई धार्मिक शब्द नहीं बल्कि ईरानियों का दिया गया एक भौगोलिक नाम था। भारत और ईरान दोनों जगह के लोग खुद को आर्य कहते थे, जिसका मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ या अपना सगा। इसी आर्य शब्द से फारसी भाषा में ईरान शब्द की उत्पत्ति हुई। ईरान का शाब्दिक अर्थ ही होता है आर्यों की भूमि। सोचिए, आधुनिक दुनिया और ये सीमाएं बनने से पहले हमारे नाम, हमारी भाषा और हमारी पहचान एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। ये तो सिर्फ नामों और पूर्वजों के बंटवारे की बात हुई, लेकिन जब ये दोनों सभ्यताएं अलग हुई तो इन्होंने अपने अपने भगवान, अपने धर्म और अपने ग्रंथ कैसे बनाए। ये कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जब इंडो आर्यन लोग भारत आए तो उन्होंने वेद रचे। वहीं जो लोग ईरान में रह गए उनकी धार्मिक किताब बनी अवेस्ता। अगर आज आप संस्कृत के ऋग्वेद और प्राचीन ईरान की अवेस्ता को आमने सामने रखकर पढ़ें तो आप चौंक जाएंगे। दोनों के व्याकरण, शब्द और मंत्र लगभग एक जैसे हैं। मसलन हम जिसे पवित्र अग्नि अनुष्ठान यानी यज्ञ कहते हैं, ईरान के लोग अपनी पुरानी भाषा में उसे यस्न कहते थे। हमारे ग्रंथों में जिस चमत्कारी और पवित्र सोम रस का जिक्र है, उसी पवित्र पेय को अवेस्ता में होम कहा गया है। यानी भाषा तो लगभग एक ही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी सोच बिल्कुल उलट हो गई। दरअसल पारसी धर्म यानी ज़ोरास्ट्रियनिज्म के उदय के बाद ईरान में बहुत बड़ा वैचारिक बंटवारा हुआ, जिसे इतिहास में द शिज्म कहा जाता है। भारतीय वेदों में इंद्र, अग्नि और वायु जैसे देवों को पूजा जाता था और असुर को बुराई या दानव का प्रतीक माना जाता था। लेकिन ईरान में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ईरान के पारसी धर्म में अहूरा यानी असुर को दुनिया का सबसे बड़ा भगवान मान लिया गया, जिनका नाम है अहूरा मज़दा। और हमारे जो देव थे उन्हें ईरानियों ने दैवा कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था बुरी आत्माएं या राक्षस। मतलब हिंदू जिनके सामने हाथ जोड़ रहे थे वो पारसियों के लिए खौफनाक थे, और जो हमारे यहाँ राक्षस थे वो उनके लिए पूजनीय थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस गहरे धार्मिक मतभेद के बावजूद हमारे रिश्ते कभी नहीं टूटे। सदियां बीतती गईं और लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास ईरान के सबसे ताकतवर हखामनी साम्राज्य के राजा डेरियस ने भारत के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये वो वक्त था जब भारत और ईरान के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार और कला का लेन देन शुरू हुआ। भारत से मसाले और काली मिर्च ईरान जाने लगे और वहां से सोने चांदी के सिक्के भारत आने लगे। लेकिन ईरान ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा दिया था वास्तुकला यानी इमारतें बनाने का हुनर। क्या आपको पता है कि हमारे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के महल किससे प्रेरित थे? मौर्य साम्राज्य की भव्य इमारतों पर ईरान की गहरी छाप थी। राजधानी पाटलिपुत्र में जो विशाल महल बने थे उनकी डिजाइन सीधे तौर पर ईरान के पर्सेपोलिस महलों की नकल थी। सम्राट अशोक ने पूरे देश में जो विशाल पत्थर के खंभे लगवाए, उन्हें बनाने की तकनीक भी ईरानी ही थी। उन खंभों को एक ही पत्थर से तराशा जाता था और उन पर शीशे जैसी पॉलिश की जाती थी। इतना ही नहीं, अशोक ने अपनी जनता के नाम जो संदेश पत्थरों पर लिखवाए, उसका तरीका भी बिल्कुल ईरानी राजाओं जैसा ही था। यानी हमारा शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान की ही देन था, या कह सकते हैं उससे इंस्पायर्ड था। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। जो ईरान कभी इतना ताकतवर था कि भारत की कला को दिशा दे रहा था, उसी ईरान पर 7वीं सदी में ऐसा भयानक संकट आया कि वहां के लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। 7वीं शताब्दी में जब अरबों ने ईरान पर हमला किया, तब वहां सस्सानी साम्राज्य का राज था, जिसके आखिरी राजा यज़्दगिर्द की नेहबंद की लड़ाई में हार हो गई। इसके बाद ईरान में इस्लामी शासन शुरू हो गया। उस समय पारसी लोगों के लिए हालात मुश्किल हो गए। उनसे कहा गया कि या तो इस्लाम कबूल करो या फिर जजिया नाम का टैक्स दो या फिर अत्याचार सहो। अपनी धार्मिक आज़ादी बचाने के लिए कई पारसी लोग पहले खुरासान के पहाड़ों में जाकर छुप गए। वो वहां लगभग 100 साल तक रहे। बाद में हालात ठीक न होने पर उन्होंने समुद्र के रास्ते भारत आकर बसने का फैसला किया। कई दिनों तक समंदर का खौफनाक सफर तय करके करीब 18,000 पारसियों का जत्था गुजरात के तट पर पहुंचा। सबसे पहले वो दीव में रुके, बाद में संजान नाम की जगह पर आकर बसे। उस समय संजान पर स्थानीय हिंदू राजा जदी राणा का शासन था। पारसियों के महाकाव्य किस्सा संजान के मुताबिक राजा जदी राणा ने पारसियों के धर्मगुरु को दूध से भरा हुआ एक कटोरा भेजा। इसका मतलब था
कि उनका राज्य पहले से ही दूध की तरह लोगों से भरा हुआ है और अब किसी बाहरी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन पारसी धर्मगुरु भी बहुत समझदार थे। उन्होंने उस दूध के कटोरे में एक मुट्ठी शक्कर मिला दी। ये उनका वादा था कि जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, वैसे ही हम पारसी भी भारतीय समाज में घुल जाएंगे। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो समाज को परेशान किए बिना इसमें मिठास घोलेंगे। राजा जदी राणा इस बात से इतने खुश हुए कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पारसियों को अपने राज्य में शरण दे दी और पारसियों ने अपना वादा निभाया। उन्होंने भारतीय लिबास पहना, हमारी भाषा अपनाई और आज तक वो भारत की तरक्की में शक्कर की तरह ही अपनी मिठास घोल रहे हैं। खैर, ये तो हुई लोगों के घुलने मिलने की बात, लेकिन हमारी और ईरान की भाषाएं भी इसी तरह एक दूसरे में घुल गई थीं। सदियां बीती और भारत में दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों का दौर आया। इस दौर में राजकाज, अदालत और शिक्षा की सबसे बड़ी भाषा फारसी बन गई। उस वक्त का भारत धीरे धीरे फारसीकरण की तरफ बढ़ रहा था, जिसका असर आज भी हमारी जुबान पर जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि आज हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द बोलते हैं, उनमें से बहुत से शब्द हिंदी के हैं ही नहीं, बल्कि फारसी हैं। सरकार, जमींदार, अदालत, कानून, कागज और बाजार, ये सब फारसी भाषा के ही शब्द हैं। सिर्फ दफ्तर ही नहीं, हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे शहर, दुकान, रंग और यहां तक कि सब्जी भी सीधा फारस से हमारी जुबान पर आए हैं। हमने अनजाने में ही ईरानी भाषा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया। इसी भाषा के संगम से एक बिल्कुल नई जुबान ने जन्म लिया, जिसे हम उर्दू कहते हैं। फारसी, अरबी और हमारी अपनी खड़ी बोली जब आपस में मिली तो उर्दू का जन्म हुआ। हमने फारसी के व्याकरण को इस्तेमाल करके बेचैन, बेघर और नासमझ जैसे हजारों नए शब्द गढ़े। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत भी फारसी दर्शन से ही अनुवाद होकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी। भाषा के इस जादू से थोड़ा उत्तर की तरफ चलें तो हमें ईरान का एक और खूबसूरत अक्स भारत में दिखाई देता है, और वो जगह है हमारी जन्नत यानी कश्मीर। आपको पता है, दुनिया भर में कश्मीर को पूर्व का ईरान या मिनी ईरान कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती, वहां के हस्तशिल्प और कला सभी पर ईरान की छाप है। 14वीं सदी में मीर सैयद अली हमदानी नाम के एक सूफी संत ईरान से 700 कारीगरों को लेकर कश्मीर आए थे। इन ईरानी कारीगरों ने ही कश्मीरी लोगों को पश्मीना शॉल, कालीन और पेपर मैशे बनाने की शानदार कला सिखाई थी। आज कश्मीरी शॉल पर जो चिनार के पत्ते की डिजाइन आप देखते हैं, वो दरअसल ईरानी कला का ही एक रूप है। वहां की कला ने कश्मीर को वो पहचान दी जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत में सिर्फ ईरानी भाषा और कला ने ही पनाह नहीं ली, बल्कि ईरानी खाना भी भारत की पहचान बना। आज जिस समोसे के बिना भारत में कोई मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती, ऑफिस की पार्टी अधूरी रहती है, वो समोसा असल में हमारा है ही नहीं। सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है आपको, बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच यही है कि जिस समोसे को हम अपना देसी स्ट्रीट फूड मानते हैं, उसकी पैदाइश भी ईरान यानी प्राचीन फारस में हुई थी। 10वीं सदी की फारसी किताबों में एक डिश का जिक्र मिलता है जिसे सनबुसाग कहा जाता था। ये मैदे से बनी एक तिकोनी पेस्ट्री होती थी जिसमें कीमा, प्याज और मेवे भरे जाते थे। फारस के व्यापारी जब लंबे सफर पर निकलते थे तो ये सनबुसाग उनके लिए सबसे बेहतरीन खाना होता था, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता था। यही सनबुसाग जब व्यापारियों के जरिए भारत पहुंचा तो हमने इसमें अपने मसाले और पुर्तगालियों के लाए आलू भर दिए, और इस तरह फारस का सनबुसाग बन गया हमारा अपना समोसा। इतना ही नहीं, हमारे खाने में जो मुगलई स्वाद है, जैसे बिरयानी, पुलाव और कबाब, वो भी इसी इंडो ईरानी रिश्ते की देन है। जिसे हम पुलाव कहते हैं, वो फारसी पिलाफ से आया, और लखनऊ का वो मशहूर गलावटी कबाब जो मुंह में जाते ही घुल जाता है, वो भी फारसी ग्रिलिंग तकनीक और भारतीय मसालों का ही जादू है। अब पेट की बात हो गई तो जरा रूह की बात भी कर लेते हैं। भारत और ईरान के इस मिलन का सबसे सुरीला नतीजा अगर कहीं देखने को मिला तो वो था हमारा संगीत। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के दौरान एक बहुत बड़े सूफी कवि और संगीतकार हुए अमीर खुसरो। उन्होंने फारसी संगीत और भारतीय स्वदेशी ध्वनों को मिलाकर एक नया संगीत बनाया जिसे हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। यह दक्षिण भारत के कर्नाटिक संगीत से बिल्कुल अलग था। खुसरो ने ही सूफी भक्ति संगीत कव्वाली की शुरुआत की थी।
आज भारत का सबसे मशहूर वाद्य यंत्र सितार है, जिसे बजाने का तरीका भी खुसरो ने ही विकसित किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सितार भी ईरान के सेतार नाम के वाद्य यंत्र से ही निकला है। ये वो दौर था जब फारसी सूफी संतों ने भारतीय जनता से जुड़ने के लिए हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल किया और यहीं से जन्म हुआ हमारी गंगा जमुनी तहजीब का। ये तहजीब संगीत ही नहीं बल्कि हमारे त्योहारों और रस्मों में भी घुल मिल गई। जैसे पारसी और शिया समुदाय भारत में नवरोज मनाते हैं, जो असल में फारसी नववर्ष है और बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इसी तरह साल की सबसे लंबी रात यानी 21 दिसंबर को ईरानी लोग याल्दा नाइट मनाते हैं। इस रात वो तरबूज और अनार खाते हैं और फारसी कवि हाफिज की कविताएं पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति और लोहड़ी भी इसी तरह मौसम के बदलने की खुशी में मनाई जाती हैं। बल्कि जो हिंदुओं का नववर्ष है वो भी मार्च में आता है, जिसके देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन आज ये 3000 साल पुराना रिश्ता अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। इस वक्त ईरान के शहरों पर अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें बरस रही हैं। 28 फरवरी 2026 को हुए अमेरिकी इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। ईरान की सड़कों पर मातम और गुस्से का सैलाब है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दुनिया के दो बड़े गुट सीधे युद्ध में उतर चुके हैं तो भारत कहां खड़ा है? भारत का वो बैलेंसिंग एक्ट अब कैसे काम करेगा, जब एक तरफ उसका सबसे बड़ा रक्षा साझेदार इजराइल है और दूसरी तरफ उसका हजारों साल पुराना दोस्त ईरान आग में जल रहा है। इतिहास गवाह है कि राजनीति ने पहले भी इन दोनों देशों को आजमाया है। साल 1932 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर ईरान गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीयों और ईरानियों के बीच जो खून का रिश्ता है वो कभी नहीं टूट सकता। शीत युद्ध के दौरान ईरान अमेरिका के साथ था और भारत कूटनिरपेक्ष, तब भी हमारे रिश्ते नहीं टूटे। 2003 में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के चीफ गेस्ट बनकर आए। यहीं से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का नया दौर शुरू हुआ। लेकिन आज की आग बिल्कुल अलग है। भारत के लिए ईरान सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं है बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लान, जिसका नाम चाबहार पोर्ट ये भी है। भारत के लिए सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंचने के रास्ते में पाकिस्तान हमेशा से एक बड़ी रुकावट रहा है। इस रुकावट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को डेवलप करने में करोड़ों डॉलर लगाए हैं। चाबहार पोर्ट और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भारत अब बिना पाकिस्तान जाए सीधे अफगानिस्तान, ईरान, रूस और यूरोप तक अपना माल भेज सकता है। लेकिन अब जब अमेरिका ने ईरान पर फुल स्केल युद्ध छेड़ दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में शासन बदलने का ऐलान कर दिया है, तो भारत की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। क्या अमेरिकी प्रतिबंधों और इस महायुद्ध के बीच भारत चाबहार प्रोजेक्ट को बचा पाएगा? ईरान में खामेनेई की मौत के बाद जो नई लीडरशिप आएगी, क्या वो इजराइल के साथ भारत की दोस्ती को उसी तरह बर्दाश्त करेगी? आपको बता दूं, युद्ध से कुछ ही महीने पहले खामेनेई ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। लेकिन कूटनीति का कड़वा सच यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ फायदे देखे जाते हैं। ईरान को युद्ध के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भारत के निवेश की सख्त जरूरत पड़ेगी और भारत को भी चीन को रोकने और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान की जमीन चाहिए। अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो समझ आता है कि भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ आज के तेल या किसी एक नेता के रहने या ना रहने का मोहताज नहीं है। ये वो रिश्ता है जिसकी जड़ें इंडो ईरानी भाषाओं, वेद अवेस्ता के मंत्रों और मुगलई खान पान में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। पारसियों का भारत के दूध में शक्कर की तरह घुल जाना कोई मामूली बात नहीं है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत और इजराइल ईरान युद्ध ने कूटनीति के सारे समीकरण पलट दिए हैं, लेकिन भारत और ईरान का ये सांस्कृतिक और आर्थिक ताना बाना 21वीं सदी के सबसे खौफनाक तूफान को भी झेल जाने के लिए तैयार है। इस महायुद्ध के बीच भारत की इस कूटनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका और ईरान के बीच फंसे चाबहार जैसे करोड़ों के निवेश को बचा पाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ बड़े मुश्किल शब्द थे इस स्क्रिप्ट में, हो सकता है मुझसे कहीं बोलने में गलती हुई हो, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और चलते चलते आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में हमेशा बहुत सारे रंग बने रहें, ये शुभकामनाएं हैं।